यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम दोस्तों प्रीलिम्स 2026 में मैं क्यों फेल हुआ। और दोस्तों आज मैं वो बातें आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताता है। चूँकि मेरे पास दोस्तों अब हो चुका है पिछले 4 ईयर का एक्सपीरियंस। और जो लोग मेरे एक्सपीरियंस पे जो है बात करते हैं कि भैया तू ज़िंदगी भर एक्सपीरियंस लेता रहेगा, कुछ काम भी करेगा, तो उनको मैं बता दूँ कि फ्रेम नहीं आ रहा है। तो उनको मैं बता दूँ कि मैंने जो है 4 साल का एक्सपीरियंस कोई ऐसे नहीं हो गया है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मैंने 12th के बाद स्टार्ट की थी, इसीलिए मेरा 4 साल का हो गया, ठीक है। तो मैं ग्रेजुएशन भर तो वैसे भी नहीं दे पाता, तो बचा कितना, 1 साल, यानी कि एक अटेम्प्ट मेरा जो है बेकार हुआ है 2026 वाला, ठीक है। और ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट था, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको 4 साल के एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। अब आपके दिमाग में खोपड़ी में चढ़ गया होगा कि मेरा 4 साल कैसे होता है, ठीक है। मैं 12th के बाद वाला आदमी हूँ। नवंबर 2022 में मैंने पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि उससे पहले जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्केट में थी वो लाखों का पैसा चार्ज करती थी, मेरी इतनी औकात नहीं थी। धन्यवाद पीडब्ल्यू का, जिसने जो है मुझे कम से कम खड़े होने के लायक तो बनाया यूपीएससी के। दूसरी चीज़, मैं क्यों फेल हुआ आज इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। देखो सबसे पहले तो एक बात ये समझ लो कि इस बार जो टॉप किए हुए हैं या फिर जो भी टॉप करेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मेहनत नहीं है, मतलब मैं एकदम मान लूँ कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सबसे पहले स्वीकार करता हूँ कि मेरे फेल्योर में मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ, मैं सबसे बड़ा कारण हूँ, और मैं इसको पूरी तरीके से जो है स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जब तक मैं स्वीकार नहीं करूँगा तब तक जो है मैं कभी भी अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगा। ज़िंदगी का पहला लेसन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप हारते हैं तो आप स्वीकार कीजिए, अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो दोबारा फिर हारोगे। ये मेरी बात को लिख लेना डायरी में जा करके। हाँ, अब मैं दोस्तों वहाँ पे ये बातें करने वाला हूँ कि अल्टीमेटली जो है मैं हारा क्यों था। तो हारा, दरअसल इसको हारा नहीं कहते हैं, ठीक है। आप लोगों की लैंग्वेज में हारना कहते होंगे, लेकिन मैं इसको हारना नहीं कहता हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप का है, मैं हारना पसंद करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। किस चीज़ को आप हार कहते हो, हाँ? कि एक पीडीएफ में तुम्हारा नाम नहीं आया तो उसका मतलब हार हो गया, या जो है डॉक्टर कलाम जो है कभी फेल हो गए थे तो वो जो है हार गए थे, या मान लो रावण ने कभी आईएएस का एग्जाम नहीं दिया था तो रावण जो है मतलब वो विज्ञानी नहीं था, विद्वान नहीं था, या रावण जो है हार गया तो क्या ज्ञानी विद्वान नहीं था, या डॉक्टर कलाम जो है अपने जब एयरफोर्स का पहला अटेम्प्ट देने गए थे तो वो हार गए थे, तो क्या डॉक्टर कलाम जो है देश के राष्ट्रपति नहीं बने थे। और क्या दोस्तों मोदी जी या अमित शाह जी जो बड़े मित्र हैं, यार हैं दोनों, ठीक है, तो वो दोस्तों जब ज़िंदगी की लेस में जब उतरे होंगे मैदान में, ठीक है, तो उनके सामने भी इसी समस्याएं हो रही होंगी। उन्होंने तो कभी आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, मोदी जी ने। तो हमेशा मैं आपको पहली चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि बेटा कभी भी तुम हार जाओ, कोई भी एग्ज़ाम में हार जाओ, ये मत समझो कि ये जो है तुम्हारी ज़िंदगी का लास्ट चीज़ है और इसके बाद जो है कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, दरअसल जो ब्रह्मांड है ना, पूरा यूनिवर्स, ये अल्टीमेटली जो है कंस्पायर करता है, यानी कि जो है साजिश रचता है। किस बात की? जैसे मान लो फूल है, ठीक है, एक फूल है। अब फूल की काम क्या है? फूल का काम है उसका महकना, ठीक है, फूल का काम है महकना। और यदि जो है वो फूल को जो है किसी और काम में लगाओगे तो गॉड देखता है कि इसकी यूटिलिटी जो है वो सही जगह नहीं लग रही है। अगर मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, अगर मान लो कहीं पे हम कहते हैं चपरासी का फॉर्म भर देते, या मान लो आईएएस बन जाते, या मान लो डीएम बन जाते, एसडीएम बन जाते, तो क्या जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने की, तो क्या कभी वो बन पाते? नहीं बन पाते। यानी कि गॉड उनको कितनी बार फेल किया होगा। आप जरा इमेजिन करके देखो, मोदी जी आपको लगता है कि आज जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, 70 मतलब शायद उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है था ज़्यादा, तो आपको लगता होगा कि नहीं, मतलब जो है, या फिर राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, उनको भी आप देखते होंगे कि फेल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सब लोग जो है बहुत सफलवान व्यक्ति रहे होंगे? हाँ, आपको क्या लगता है? कभी आप बायोग्राफी नहीं पढ़ते हो। खासकर मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूँ, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको यही लगता है कि बेटा लेफ्ट या राइट। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, ज़िंदगी 0 या 1 पे नहीं चलती है, ज़िंदगी 0 1 के बीच में चलती है, क्वांटम फिजिक्स। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप फेल हो गए हो तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। और याद रखिए, जैसे राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, आज मान लीजिए 52 साल 50 साल जो भी हो गए, वो देखो कभी ज़िंदगी में नहीं जीते हैं। आज देखो उनको दुनिया जो है दुनिया भर के नाम से जो है उनको मतलब चिढ़ाती है, खिसियाती है। 52 साल की उम्र में आज फेल हैं राहुल गांधी। क्या वो वाकई में फेल हैं? उनको सिर्फ एक बार अपनी ज़िंदगी में अगर वो प्रधानमंत्री बन गए, आप ये मान के चलिए कि ज़िंदगी उनके इतिहास में जो उनका नाम लिख जाएगा, अगर वो एक बार प्रधानमंत्री बन गए राहुल गांधी जी। और नहीं भी बने तो भी उनका अच्छा खासा नाम तो है, ठीक है। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि कभी भी जो है पीडीएफ से अपना भविष्य का निर्णय मत स्वीकार करना, क्योंकि याद रखिएगा भगवान आपको कुछ ज़रूर बड़ा चीज़ देने वाले हैं। यानी कि ज़रूर जो है आपके लिए कुछ ऊंची चीज़ रखी गई है। फ़र्क बस यही है कि आप जो है नरेंद्र मोदी जी से, आप ये मत सोचिए कि 22 साल की उम्र में तुम एसडीएम या डीएम नहीं बने। आप ये सोचिए, हो सकता है 76 ईयर में जो है आप प्रधानमंत्री देश के बनने वाले हो।
ये मैं जो आपसे बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से, खासकर आज की युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है, जो नौकरी और नौकर बनने के लिए बहुत लालायित रहती है, बहुत उत्सुकता रहती है। मेरी ज़िंदगी में कभी भी जो है नौकरी का ख्याल नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ ज़िंदगी में एक कई एग्ज़ाम दिया हूँ, वो भी आईएएस का एग्ज़ाम दिया हूँ, यानी कि सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम। इसके अलावा प्रेशर तो मेरे ऊपर रहता है, अक्सर रहता है कि तुम कोई एग्ज़ाम दे दो, निकाल लो, तुम्हारा कम से कम एक नौकरी तो हाथ में आ जाए, कम से कम इंडिपेंडेंस आ जाए। मुझे दोस्तों अगर आप आज 1 लाख रुपए दे दो ना, 1 लाख रुपए मुझे दे दो पर मंथ सैलरी, और आप मुझे कह दो कि भैया तुम पुलिस की या दरोगा की या जो है तुम या जो है तुम मतलब कोई भी ऐसी नौकरी, पुलिस दरोगा या फिर जो है कोई भी ऐसा, हाँ मान लो मुझे गल्ले की दुकान पर बैठा दो, ठीक है, तुम कह दो कि तुम्हें हम 1 लाख रुपए महीने में देंगे, तुम ये जो है दुकान संभालो। मैं दोस्तों उसको स्वीकार नहीं करूँगा। स्वीकार क्यों नहीं करूँगा? मेरा दोस्तों ऐसा मानना है, मेरी जो विचारधारा है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं दोस्तों वही काम करना पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद होते हैं पर्सनली। और मुझे पसंद क्या है? मुझे पसंद दोस्तों 2 ही काम है। एक तो लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मुझे बड़े काम पसंद होते हैं। जैसे मुझे बड़े काम का मतलब ये है कि मुझे कम से कम एटलीस्ट एक देश तो चलाने को मिलने चाहिए, या जो है कम से कम दुनिया चलाने को मिलनी चाहिए, या कम से कम एक यूनिवर्स, या कम से कम गैलेक्सी, इतना एटलीस्ट मिलना चाहिए। मैं मैनेज कर पाऊँ ना कर पाऊँ ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। मेरे अंदर एक बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास। और मैं दोस्तों आपसे बताऊं ना, जो दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति थे, उनसे एक इंटरव्यू जब लिया गया, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई कि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, और मतलब जो ये डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस है ना, जब ये मिल जाता है वो करामात चीज़ बनती है ना, वो प्रोडक्ट बन के आता है, तो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हो। तो मैं आज के देश के युवाओं को यही बताना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन और जो है कॉन्फिडेंस वो हमेशा अपने पास रखिए। समझ रहे हो? हमेशा बड़े से बड़े सपने देखिए। समझ रहे हो? बड़े से बड़ा सपना इसलिए नहीं देखना है बेटा कि तुम्हें जो है अपने घर के लिए कुछ करना है, अपने दौलत के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। नहीं, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। इस भारत भूमि का जो ऋण तुमने लिया है, इस भारत भूमि जो भारत माँ है हमारी, जिसका कर्जा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी भूमि का जो कर्ज है, उसको लौटाना है, उसको उतारना है। और तुम अपनी ज़िंदगी भर अगर सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित भी कर दोगे तब भी नहीं उतार पाओगे। उस धरा का तो ऋण उतारिए, उस भूमि का तो कर्ज उतारिए। हाँ, समझ रहे हो? कई बार ये मौका आता है, आज हम अपने भारत को जो है उच्चतम स्तर पर पहुंचाएं। आज हमारे भारत जो है, भारत को यही आज 1947 का समय था, आज 2047 आ रहा है। क्या आज़ादी एक जिन लोगों ने दिलाई थी 2047 में, 1947 में, क्या आज हम 2047 में भारत को कोई अलग स्तर पर नहीं पहुंचा सकते हैं? क्या हम जो है विकसित भारत नहीं बना सकते हैं भारत को? क्या नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है? क्या ये राहुल गांधी जी का सपना है? क्या हम विकसित भारत, अखंड भारत और डेवलप्ड भारत नहीं बना सकते हैं? सुपर पावर नहीं बना सकते हैं? क्या हम अमेरिका के घुटनों पे पलने के लिए बैठे हुए हैं कि अमेरिका जो कहेगा वो हम डिक्टेट करेंगे? क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर को हम झुका नहीं सकते हैं? क्यों नहीं झुका सकते हैं भाई? क्या हमारे पास कमी है? जिस देश के पास 150 करोड़ लोग हों, जिस देश के पास इतना बड़ा टैलेंट हो, वो टैलेंट जो हमारा है विदेश चला जाता है। वो पुल अमेरिका में कौन बैठे है? अमेरिका को कोई अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका हम ही लोग चला रहे हैं। अब पहले बात को समझिए। जिस दिन हमारे देश का टैलेंट हमारे यहाँ रुक गया, और जिसने ये सोच लिया कि हमें भारत भूमि का कर्ज उतारना है, पैसे कमाने के लिए विदेश नहीं जाना है, हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए, उस देश का कर्ज पानी पानी जो है कतरा कतरा चुका कर जाएंगे। चाहे भले जो है हम लाले पड़ जाएं, मतलब कुछ भी इस देश में हो, अगर ये गटर गंदा है तो इसको हम ही साफ़ करेंगे। हम ये नहीं इंतजार करेंगे कि कल की का कोई अवतार होने आएगा फिर वो जो है अवतार साफ करेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप जो है मक्कार, कामचोर, निकम्मे व्यक्ति हो, जो आप किसी दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेदारी सौंप करके जा रहे हो। मैं देश के सभी युवाओं से कहता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अकेले के दम पर जिम्मेदारी उठाइए। जब एक अकेले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जर्मनी जा कर के हिटलर से मिल करके देश से अंग्रेज़ों को खदेड़ने का मादा रखते हैं, तो हमारे देश का एक आदमी अगर सुभाष चंद्र बोस बन जाए तो ये अमेरिका कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ है? हाँ, आपको क्या लगता है? मैं कोई ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो प्लानिंग चलती है। हमें सुपर पावर बनना पड़ेगा, हमें दुनिया की डिक्टेट किए हुए टर्म नहीं सुनने पड़ेंगे। हम अखंड भारत, और जब मैं अखंड भारत की बात करता हूँ तो मैं ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव इनको मिलाने की बात नहीं करता हूँ। मैं जब अखंड भारत की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि जो ब्रह्मांड है, उसके जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, उन पे हमारा कब्जा होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो है दुनिया भर की ताकतें उन पे कब्जा करें, उससे पहले हम उन पे कब्जा कर लें। और हम दुनिया को, क्योंकि दुनिया जो है हमेशा शक्ति के साथ रही है,
आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक प्रकार से तुम रियलिस्ट सोच रहे हो, यथार्थवादी सोच रहे हो, तुम ताकतवर बनना चाह रहे हो। नहीं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में न्याय सिर्फ शक्तिशाली ही कर पाया है। एक कमज़ोर कभी न्याय नहीं कर सकता है। यानी कि भारत को अगर पूरी दुनिया में शांति और न्याय की स्थापना करनी है तो भारत को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, भारत को सुपर पावर बनना पड़ेगा। अदरवाइज आप विकसित भारत बहुत समय तक नहीं रह पाओगे। विकसित भारत बनना बड़ी चुनौती नहीं है, विकसित भारत बने रहना बड़ी चुनौती है, और उसके लिए हमें सुपर पावर बनना पड़ेगा। जब तक हम अमेरिका के सामने घुटने टेकेंगे, हम तो अमेरिका की गुलामियाँ करेंगे, या जितनी भी सुपर पावर की हम गुलामियाँ करेंगे, हम कभी भी चाइना, रसिया या जो है अमेरिका की हम गुलामी जब तक करते रहेंगे, हम कभी विकसित भारत बने रह ही नहीं सकते। यानी कि मेरे 3 प्रण हैं, उनको आप भी लीजिए, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कसम खाइए कि हमारे लिए सबसे पहले देश होगा, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र होगा। और मैं आज की युवा पीढ़ी से ये उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जब 4 दिन बाद जब बड़ी होगी, जब उसके दिमाग में आज से ये विचार पनप रहा होगा, तो सोचिए हमारा भारत कहाँ जाने वाला है। जस्ट इमेजिन। तो मेरे दोस्तों 3 संकल्प हैं। एक अखंड भारत, और जिसकी मैं बात करता हूँ तो ये दुनिया तो है ही, ठीक है, उसको क्या करना है वो तो हम बाद में देख ही लेंगे। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे कब्जा। आप क्या समझते हो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से क्या कर लेंगे? आप जरा ये सोच के रखिए, अभी अर्थ का प्रेसिडेंट नहीं होता है, पृथ्वी का राष्ट्रपति नहीं होता है। आप जरा सोच के देखिए, खगोलीय पिंड में जब आप कब्जा कर लोगे और मान लो आपने वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को लगा दिया और आपने एक बार में धमकी दे दी कि पूरी अर्थ जो है वो उड़ाई जा सकती है, तो फिर आप समझ रहे हो ना कि सुपर पावर कौन होगा और फिर किसको किसकी पालना करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो मैं किस और इंगित कर रहा हूँ? ये अखंड भारत का मतलब मेरा वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, मैं कुछ और प्लानिंग में हूँ, समझ रहे हो? मैं ये दोस्तों कहना चाहता हूँ, हमारे 3 लक्ष्य हैं। मोदी जी का एक लक्ष्य है, मैं विकसित भारत, अखंड भारत और सुपर पावर की बात करता हूँ। ये 3 भारत के लक्ष्य आज मैं जो है 22 साल का मेरा युवा जब मैं मान सकता हूँ, तो आप भी इनको ले सकते हो। यदि आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा यदि मेरे बोलना जो है वो सामर्थ्य रहा, और खड़े हो हमारे साथ, और आइए जो है मिलकर बनाते हैं इस देश को विकसित, अखंड और सुपर पावर भारत। दोस्तों याद रखिएगा, लेकिन आपके जो विचार हैं वो उच्च कोटि के होने चाहिए, समझ रहे हो? आपके अंदर जो है स्वयं की जो, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का कोई एक नेता नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा किसी पार्टी विशेष की जो है तारीफ़ करना से बचता हूँ, क्योंकि पार्टी जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है अपने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की जो है एक प्रकार से जो है अपनी तारीफ़ करती है और अपना जो है पेट भरती है। पार्टी का एथिक्स कभी नहीं होता देश का कल्याण करना, उसका एथिक्स होता है अपनी पार्टी का उद्धार करना। इसलिए मैं पार्टी का सख्त विरोधी हूँ। दूसरा, मैं डेमोक्रेसी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं इक्वलिटी का बहुत समर्थक हूँ। मैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा का जो है समर्थन करता हूँ, जहाँ पे इक्वलिटी बिटवीन द पीपल्स होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में जो है इक्वलिटी अगर होगी तो किसी को बुरा लगना चाहिए। मेरी यही विचारधाराएँ हैं, और इन्हीं विचारधाराओं के साथ अगर आप सहमत हैं, एग्री हैं, तो हमारे साथ जो है कमेंट करके हमें बताइए। जल्दी मिलते हैं साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।